हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुलम के हमारे इस ऑनलाइन क्लासेज में। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाइयाँ? चलिए, उम्मीद है अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद आज हम मिल रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं, नया सेशन शुरू करेंगे जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का मैथ। उसको शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें जानेंगे जो हमारे लिए पूरे चैप्टर में, पूरे किताब में काम आएंगी, हमें पूरी तरह से समझने में मदद करेंगी। और यह चीज़ें 9 के लिए भी सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक, नंबर सिस्टम के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद अगली कक्षा से हम अपने चैप्टर पर आएंगे। तो चलिए देखिए, हमें पढ़ना है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। देखिए, संख्या पद्धति क्या है? जो भी संख्याएं हमारे पास है उन संख्याओं को हम एक सिस्टमेटिक वे से कुछ नाम देते हैं, उन्हें कुछ श्रेणी में रखते हैं अलग अलग। उसी को हम नंबर सिस्टम नाम देते हैं, संख्या पद्धति नाम देते हैं, जिसमें हम अलग अलग प्रकार की संख्याएं पढ़ेंगे। जैसे देखिए, आपको असल में संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं आपकी, एक रियल नंबर और एक आपके, जिसे रियल नंबर को वास्तविक संख्या कहते हैं, और एक आपकी काल्पनिक संख्या है। ठीक, ये 2 संख्याएं होती हैं, इमेजिनरी नंबर। इन दोनों संख्याओं के बारे में हमें मुख्य रूप से पढ़ना होता है, पर इसमें वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आपकी बहुत सारी संख्याएं आती हैं, जिनमें से हमें पहले पढ़ना है प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद हम फिर रियल नंबर को एक साथ ही देख लेंगे लास्ट में, लेकिन हमें पहले प्राकृतिक संख्या से शुरू करना है। ठीक है, तो देखिए, अभी पहले हम शुरू करते हैं वास्तविक संख्याओं से ही। संख्याएं देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक तरह से हमारे पास 2 प्रकार की हैं। कितनी प्रकार की? 2। एक आपकी होती है वास्तविक संख्याएं और एक होती है काल्पनिक। वास्तविक संख्याएं और दूसरी कौन सी होती है आपकी? काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को कहते हैं रियल नंबर्स, काल्पनिक संख्याओं को कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक, ये 2 संख्याएं आपकी हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपने पढ़ी होगी यह संख्या रेखा। ठीक, यह संख्या रेखा क्या होती है? इस पर हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, जैसे 0, 1, 2। ठीक, यहाँ बीच में आपका और भी संख्याएं आ जाएंगी इसके बीच में, जैसे 1 और 2 के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं पाई जाती हैं, आपको पता होगा। ठीक, तो ये सभी संख्याओं को जब आप प्रदर्शित करते हैं ऐसे 3, तो इन सभी संख्याओं को प्रदर्शित करने के क्रम में, यानी जो संख्याएं आप इस पर संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं, वे सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर, किस पर? संख्या रेखा, नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सकता है, किया जा सकता है, उन्हें रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक, ये क्या होंगी? वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। वे संख्याएं ध्यान दीजिएगा, जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते या फिर नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम यहाँ बात करते हैं,
आपको पता है, आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में 1, 2, 1/2, ठीक, 5/3, इन सभी को आप दर्शा सकते हैं। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर और भी संख्याएँ जाएंगी, जैसे करड़ी में 4। अब देखिए करड़ी में 4 को आप दर्शा सकते हैं, और भी संख्याएँ आपके आ जाएंगी, जो करड़ी में 5, आप इसका दशमलव मान निकाल कर दर्शा सकते हैं, ठीक। तो इन्हें आप दर्शा सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा वे संख्या आती हैं जिन्हें आप नहीं दर्शा सकते, जैसे माइनस करड़ी में 3, कामा माइनस करड़ी में 2। आप इन संख्याओं को ध्यान दीजिएगा, नहीं दर्शा सकते, क्योंकि यह देखिए माइनस में जब होती है इनका मान नहीं निकल पाता है। आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे कि जब माइनस में संख्याएँ करड़ी के अंदर आ जाती हैं तो वो सम्मिश्र संख्याओं के अंदर आती हैं, ठीक। इन्हें आयोटा से प्रदर्शित करते हैं सम्मिश्र संख्याओं को, वो आप 11 में पढ़ेंगे। अभी आपको यहाँ ध्यान रखना है कि वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं, जिन्हें आप, यानी वे संख्या जिन्हें संख्या रेखा को प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे एग्जांपल में आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद काल्पनिक संख्या है वे संख्या जिन्हें संख्या रेखा को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, ठीक। एग्जांपल में आपको यहाँ पर मैंने करड़ी में माइनस के अंदर, ठीक। तो आपको इतनी समझ में आ गई बातें, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए। आप कीजिएगा, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर प्रदर्शित लिखा गया है और यहाँ पर नहीं किया जा सकता, ठीक। चलिए लिख चुके। चलिए तो हम आगे देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आगे हम जो भी संख्याएं पढ़ेंगे आपकी वास्तविक संख्याएं के ही पार्ट होंगे। काल्पनिक संख्याओं में हमें कोई प्रकार नहीं देखने को मिलता। इसमें केवल इसी संख्या को जो माइनस में आपका अंडर रूट के अंदर लिखा गया है, इसे सम्मिश्र संख्या का नाम दिया जाता है, जो हम 11 में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यानी इसके बाद हम जो भी संख्याएँ पढ़ेंगे वो आपकी वास्तविक के ही अंदर आएंगी, ठीक। काल्पनिक का कोई प्रकार यहाँ पर नहीं है। आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है काल्पनिक की, ठीक। बस आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में देखना है, ध्यान दीजिएगा। अब वास्तविक संख्याओं के अंदर जैसे हम पहली संख्या लेते हैं, कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। इसी को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, या इसी को इंग्लिश में एक और नाम देते हैं काउंटिंग नंबर। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं, ठीक, जिनसे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, या फिर आप ऐसे बोल दीजिए कि जिनसे हम वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, या फिर जो गिनती की संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आपको कोई वस्तुओं की गिनती करने के लिए बोल दिया जाए, तो आप मान के चलिए कक्षा में जितने लोग बैठे हैं आपकी क्लास में, आपको बोला जाए कि आपको सब की गिनती कीजिए, तो आप ऐसा नहीं शुरू करेंगे कि 0 2 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक, 0 से नहीं गिनती शुरू करेंगे, आप 1 से शुरू करेंगे। 1 2, ऐसा तो नहीं है 0 से करेंगे तो 1 से होती है। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होती है? 1 से। तो वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गिनती की जाती है, वस्तुओं की गिनती की जाती है, क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या है। या फिर या में क्या होगा? या गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं,
प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत भी लिखते हैं, कुछ ऐसे प्राकृत भी लिख सकते हैं आप, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक। प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं, एक से शुरू होंगे, अनंत तक जाती रहेंगी, 1 2 3 4, क्योंकि आपको पता नहीं गिनती कहाँ तक जाती है, तो 5, उसके बाद ऐसे ही अनंत तक चली जाएंगी। हम यहाँ 3 डॉट लगा देंगे, 3 डॉट का मतलब होता है कि ये जल्दी जाएंगे आगे तक, ठीक। तो ये अनंत तक जाती है, हम यहाँ आगे अनंत लगा सकते हैं, इनफाइनाइट का चिन्ह होता है, ध्यान रखिए। प्राकृतिक संख्या हो गई। अब हमें पढ़ना है पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। ठीक, पूर्ण संख्या क्या होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे पूर्ण मतलब पूरी हो जाती है एक तरह से। तो जब एक गिनती की संख्याएं हैं, इसमें यदि हम जीरो को शामिल कर लें तो एक तरह से सभी संख्याएं पूरी हो गई, ठीक। तो इसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। गिनती की संख्याओं में, या फिर हम प्राकृतिक संख्या में बोल सकते हैं। गिनती की संख्याओं में ऐसे लिखिए, प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी, किसको? शून्य को भी शामिल कर लेने पर, शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्याएं, प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राप्त संख्याएं शून्य को भी शामिल करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल कहा गया है प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्या कौन सी है? ये संख्याएं हैं, ठीक। इनमें जीरो को आप शामिल कर लीजिए, शून्य को। जीरो को शामिल करने का मतलब जीरो को आगे लिखेंगे, उसके बाद इन संख्या को लिख देंगे 1 2 3 4 5, ठीक। उसके बाद अनंत तक चलती जाएंगी। ये सभी संख्या क्या हो गई? पूर्ण संख्या है। समझ आ गया? प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? गिनती की सभी संख्या या जिनसे गिनती की जाती है वे संख्या क्या कहलाती हैं? 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, ठीक। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं में ही जीरो को हम शामिल कर लेंगे तो संख्या क्या कहलाती है? प्राप्त संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। हो गया? तो चलिए इसको इरेज करते हैं। देखिए, पूर्ण संख्याओं के बाद आपकी आती है पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा पूर्णांक संख्या क्या होती है? नहीं, इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। देखिए, ये संख्याएं यहाँ अनंत से, माइनस अनंत से अनंत तक होती हैं।
इस बात को समझिएगा। माइनस अनंत से अनंत तक होती हैं। देखिए कैसे, इनकी इसका परिभाषा क्या होगा, गिनती की संख्याओं में, या फिर ऐसे बोलिए धनात्मक व ऋणात्मक, क्या, धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं के समूह में शून्य को क्या कर लेने पर, शामिल कर लेने पर, शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं के समूह में, धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं के समूह में शून्य को भी क्या कर लें, शामिल कर लें, तो प्राप्त संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं। समझिएगा कैसे, धनात्मक संख्याएं यानी पॉजिटिव नंबर्स, ठीक। इसमें कौन सी संख्याएं आती हैं, जो प्लस में होती हैं, धन संख्याएं, ध्यान रखिएगा। प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, ऐसे ही यह आगे बढ़ती जाती है और अनंत तक जाती है, प्लस के अनंत तक, ठीक। इन्हें क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या, या फिर धनात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं आप, ठीक। उसके बाद निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, जैसे यह धन में गई प्लस की तरफ, वैसे ही माइनस की तरफ भी आएंगी, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ऐसे ही चली जाएंगे अनंत तक। उसके बाद यहाँ कहीं जाकर मिलेगा माइनस अनंत, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इन्हें क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। तो हमारा यही कहने का मतलब है यहाँ पर कि धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक संख्या यह है, ऋणात्मक संख्या यह है, इनके समूह में जीरो को भी ले लीजिए, किसको, शून्य को भी ले लीजिए। तो शून्य को जैसे ही आप शामिल कर लेंगे इनके समूह, मतलब ध्यान दीजिएगा इस तरह से, पहले हम ऋणात्मक संख्या को लिखते हैं, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, ठीक। उसके बाद 0, फिर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। ध्यान रखिएगा यहाँ प्लस भले ही नहीं लगाया गया है, पर प्लस है, जहाँ कुछ नहीं लगाया जाता है यानी यहाँ प्लस है, ठीक। इसी तरह से अनंत तक जाएंगी, और इधर भी जब आएंगे तो हम माइनस अनंत तक यह भी जाएंगे, ठीक। और बीच में हमारा 0। तो देखिए धनात्मक संख्याओं ये पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक। और ऋणात्मक संख्याएं, इनमें क्या किया गया है, निगेटिव नंबर्स, इनमें 0 को शामिल कर लिया गया है, 0 को शामिल कर लिया गया है, तो प्राप्त संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं। समझ में आया। तो इन्हें धन पूर्णांक बोलते हैं, या धन संख्याएं बोलते हैं, धनात्मक संख्याएं बोलते हैं, या फिर धन पूर्णांक भी बोल सकते हैं। और इन्हें ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ठीक। और ये 0 आपका ध्यान रखिएगा, न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह न तो धनात्मक होता है न धनात्मक न ऋणात्मक, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट कीजिए। थोड़ा सा चमक रहा होगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। जल्दी व्यवस्था करने के पहले इतना अच्छे से नोट कीजिए।
हो गया। चलिए आगे बढ़े। देखिए अब हमें देखना है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या क्या होती है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक, परिमेय संख्याएं परिभाषा देखिए पहले। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, क्या हो, लिखा जा सके तथा Q का मान क्या हो, 0 ना हो। Q डज नॉट इक्वल 0, या फिर ऐसे बोल सकते हैं Q का मान 0 न हो। ठीक, कहने का मतलब है कि Q का मान ऐसा होना चाहिए, ऐसा का मतलब कि 0 के बराबर ना होना चाहिए। ठीक, P/Q के रूप में है, यानी हर का मान, अंश है आपका P, हर है Q का मान क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तथा एक और शर्त, P तथा P व Q दोनों पूर्णांक हो। क्या हो, दोनों पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या आपने पढ़ा है अभी इसके पहले, दोनों पूर्णांक हो। ठीक, तो आपकी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल ध्यान रखिए। जैसे हमने लिखा 5 लिखा, अब बताइए इसे P/Q के रूप में लिखा गया है। 5 के बटे में आप 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आपको प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 जो है आपका P/Q के रूप में लिखा गया, P अंश और उसके बाद Q क्या है, हर, यानी 1। यहाँ पर हमें P/Q के रूप में लिखा जा चुका है। ठीक, यानी पहला शर्त कम सही है। Q का मान 0 नहीं हो। Q का मान देखिए 0 है, 5/1 हुआ। Q का मान 0 है, नहीं है। ठीक, यानी दूसरा भी पास। तथा P व Q सॉरी, देखिए, तथा P व Q दोनों पूर्णांक हो। P व Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए दोनों। ठीक, यहाँ पर आप देखिए, आपने अभी इसके पहले पढ़ा कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। आपने देखा कि संख्या रेखा पर हमने देखा एक तरह से पूर्णांक संख्याएं प्लस की 1 से शुरू हुई थी, +1, +2, +3, इसके पहले 0 तक गई थी, -1, ठीक, -2, तो ऐसे ही चली जा रही थी। यहाँ +4, ठीक, ऐसे आए तो यहाँ पर आपका +5 भी आया। ये प्लस में है, पूर्णांक संख्या है। एक जो है आपका पूर्णांक संख्या है, दोनों पूर्णांक भी हैं, इसका मतलब ये क्या है, आपकी परिमेय संख्याएं हैं। ऐसे अगर हम बात करें 5 बटे, या फिर कोई और संख्या ले लेते हैं 3/4, बताइए परिमेय संख्या है 3/4। आप कहेंगे है, क्योंकि P/Q के रूप में है, Q का मान 0 नहीं है, दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, 3 भी पूर्णांक संख्या होती है। ठीक, और उसके बाद 4 भी आपका पूर्णांक संख्या होती है। माइनस का 5/2 इसके बारे में आप बताएंगे। P/Q के रूप में है, 5 आपका पूर्णांक
यह भी है, यह भी पूर्णांक है, क्यू का मान 0 नहीं है। ठीक, यहाँ माइनस है, माइनस का मतलब कि -5 माइनस में है, आप बटे में 2 है, यानी -5 बटे में +2, तो -5 इधर आएगा कहीं, तो -5 इस क्रम में इधर कहीं आएगा, इसका मतलब यह भी पूर्णांक है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारी परिमेय संख्याएँ पता की जाती हैं। ठीक है, अभी हम और इसमें बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम अपरिमेय संख्या देखते हैं, उसके बाद फिर अपरिमेय संख्याएँ। इरेशनल नंबर, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके, न लिखा जा सके। सीधी बात इतना समझिए, जो परिमेय संख्याएं हैं उनके अलावा जो है संख्याएं वो आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे हम बात करते हैं अभी, ठीक, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में जैसे हम बात करते हैं, ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं। आप बताइए, किसी संख्या के बटे में 0 आ जाएगा तो वह परिमेय होगा कि अपरिमेय? अपरिमेय संख्या, क्योंकि 0 आ जाएगा बटे में तो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, देखिए अपरिमेय संख्याओं में एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं आपकी कोई ऐसी संख्या जो आपके करड़ी में आ जाए, रूट में 5। अब रूट में अगर 4 आता तो इस 4 का मान निकल जाता। रूट में 4 का मान क्या होता है? 2 के बटे में 1 आप लिख सकते हैं, तो यह आपकी कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। परंतु यहाँ पर आपने रूट में 5 लिखा, इसका मान आप निकालेंगे तो दशमलव में जाएगा। दशमलव में जाएगा तो उसको आप पूरी तरह से क्या कहते, संख्या रेखा प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो यह कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। P/Q के रूप में अभी आपको बताया जाएगा कि और भी संख्या ऐसी हैं जो परिमेय संख्याएं के रूप में आती हैं और कुछ और संख्याएं जो अपरिमेय संख्या के रूप में आती हैं। इसमें बहुत सारी संख्याएं आती हैं, लेकिन अपरिमेय में ऐसी और भी संख्याएं, जैसे देखिए रूट में हमने 3 लिखा, प्लस में 2 लिखा। आगे हम लोग सिद्ध करेंगे, कक्षा 10वीं में भी पहले चैप्टर में ही हमें सिद्ध करना होगा कि इस तरह की संख्याएँ आ जाएंगी या फिर यह संख्या आ जाएगी, तो इसे सिद्ध कीजिए कि यह परिमेय संख्या है। तो देखिए, किसी भी अपरिमेय संख्या के प्लस में या माइनस में या भाग में कुछ भी संख्या आ जाएगी तो वह पूरी संख्या क्या बन जाती है? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या बन जाती है? अपरिमेय संख्या। यह पूरी संख्या कैसी बन जाती है? अपरिमेय संख्या। इतना नोट कीजिए, फिर आगे समझाते हैं। ठीक, जैसे हम और देखते हैं इसी में आगे, जैसे हम बात करते हैं, देखिए रूट में 25 बटे रूट में 36, बताइए कैसी संख्या है? इसको जब आप निकालेंगे तो यह बाहर आएगा 5 बटे में 6। P/Q के रूप में है, Q का मान 0 नहीं है, P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है, तो यह संख्या परिमेय है। यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं रूट में 25 बटे रूट में 73, अब बताइए यह कैसी संख्या है? आपने कहा इसका तो मान निकल जाएगा 5, लेकिन रूट में 73 का मान नहीं निकल पाएगा, फंस गया मामला। ये तो P/Q के रूप में है, Q का मान 0 भी नहीं है, लेकिन आगे ध्यान रखिए क्या है, यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है। आपने पढ़ा है पूर्णांक संख्या 5 तो है, लेकिन यह पूर्णांक संख्याओं में नहीं आता। ठीक, पूर्णांक का मतलब जो पूरी तरह से अंक हो। ठीक, ये तो आपका दशमलव में चला जाएगा, इसलिए पूर्णांक नहीं है। आपकी इस बात, इसका मतलब यह सही नहीं होगा। जैसे रूट में 5 को भी हम निकालेंगे तो यह भी पूर्णांक पूरी तरह से नहीं होगा इसका मान। ठीक, 2 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे हम मान, और भी ऐसी संख्या आएंगी। अब इसके बाद हम कुछ और संख्याएं देखते हैं, इतना नोट कीजिए, हो गया, करिए अच्छे से। उसके बाद हम कुछ और संख्याएं बताते हैं।
चलिए ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो कहीं भी आपको किसी भी पूरी किताब की बात कर रहे हैं या फिर चाहे यहाँ भी पढ़ेंगे आप 10वीं के बाद 11 12 उसके आगे तक पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक, ये संख्याएं आपके लिए हमेशा बेसिक का काम करती हैं। चलिए इसको हटाते हैं, अब हम आगे बात करते हैं। अभी हमें इसी में पहचानना है। आपको पता है परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या है, हम इसको यहीं छोड़े रहते हैं। उसके बाद अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा आपको पता है क्या है? अपरिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, यही है, पता है। ठीक, अब देखिए मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ पाई, उसके बाद 22/7, फिर 3.14। आपने पढ़ा होगा तो पाई का मान क्या है अभी हम बात करते हैं, लेकिन आपको पता होगा इतना कि यह सभी तीनों पाई के ही मान है। जैसे देखिए पाई 22/7 पाई को ही मान को लिखते हैं और 3.14 BC को। ठीक, तो देखिए हम चेक करते हैं, इनमें सबको कन्फ्यूजन होता है, आपका आज यहाँ कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पाई को हमने कहा बताइए परिमेय है या अपरिमेय, तो देखिए हमने देखा पाई को पाई/1 लिखा, हमने कहा p/q के रूप में हो गया, पहला कंडीशन पास। परिमेय का चेक कर रहे हैं, अगर परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय अपने आप आ जाएगा। ठीक, हमने देख किया p/q के रूप में लिखा गया है, पहला कंडीशन पास। दूसरा p क्या है कि q का मान 0 नहीं है, q का मान 0 नहीं है, दूसरा कंडीशन भी पास। तीसरा देखिए p q दोनों पूर्णांक हो, पहला तो नीचे हर का देखिए प्लस में 1 है, यह पूर्णांक तो है लेकिन पाई आपका पूर्णांक नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है। ठीक, कौन? पाई, तो इसलिए क्या होगा, यह अपरिमेय संख्या होगा। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय। ठीक, अब हम इसको देखते हैं, बताइए 22/7 p/q के रूप में है, q का मान 0 नहीं है। ठीक, p भी क्या है, पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, तो यह कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक, अब हम बात करते हैं 3.14। ध्यान रखिए यहाँ पे दशमलव में आप इसका 3.14, यहाँ दशमलव जब हटाएंगे तो आपको नीचे 2 जीरो बढ़ेगा। ठीक, इसको काटेंगे 50 आएगा, इसको काटेंगे कितना आएगा, काट दीजिए 2 1 2, उसके बाद 2 5 10, 1 बचा 2 7 14। ठीक, यानी 157/50। देखिए p/q के रूप में लिखा गया, p/q के रूप में लिखा गया। p का मान एक पूर्णांक है, q का मान भी पूर्णांक है, q का मान 0 नहीं है, तो यह पूरी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। समझ में आया? इसी तरह से आपको चेक करना है और समझना है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कभी भी पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता देंगे, कोई भी पूछेगा कि इन दोनों में परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। ठीक, आप उसको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से समझा सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं सम संख्या। और उसके बाद एक तरफ विषम संख्या। देखिएगा सम संख्या क्या, कौन सी संख्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, अब पूरा पूरा विभाजित हो जाए। हो जाए, जैसे में देखिए एग्जाम्पल
हम बात करते हैं 2, 4, 6, 8, ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगे इन संख्याओं का क्रम। ठीक, अगर हम विषम संख्याओं की बात करें तो यहाँ पर 2 से पूरा पूरा कट रहे थे, यहाँ पर 2 से पूरा पूरा नहीं कटेंगी। वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा न कटे। ठीक, तो कैसे संख्या होगी? विषम संख्या है। एक मिनट इसको देखिए, चलिए देखिए, सम संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा कट जाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, इसे इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन नंबर इंग्लिश में। ठीक है, इन्हें ऑड नंबर्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और इसी तरह से आगे बढ़ती रहेंगी। ठीक है, सम संख्या है, विषम संख्या है, समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। अब हम देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? भाज्य और अभाज्य संख्या। हमारा आज का ये 2 लास्ट टॉपिक बस है, इसके आगे चीज़ें हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। भाज्य या भी पहले अभाज्य संख्या देखते हैं। अभाज्य संख्याएं देखिएगा, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे, किसी और संख्या से न कटे। ठीक, वे क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्या क्या होती हैं? ध्यान रखिए, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कटे। अब एग्जाम्पल देखिए, या फिर इसका एक और परिभाषा आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जिनका गुणनखंड 2 संख्याएं प्राप्त हो, 2 संख्याएं प्राप्त हो, या फिर ऐसे बोलिए 2 हो, बस 2 हो। ठीक, और इसमें क्या, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड यानी इसके फैक्टर दो ही संख्या तक प्राप्त हो, इसके 2 से अधिक। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम बात करते हैं, ध्यान रखिए, हम बात करते हैं 2 की। 2 एक ऐसी संख्या है जो हम काटेंगे तो 1 से भी कट जाएगी, 1 दूना 2, 2 से भी कट जाएगी। तो यानी इसके गुणनखंड देखिए कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं, 1 और 2। ठीक, केवल 1 और 2 से ही यह कट रही है, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगी। तो हमारा एग्जाम्पल जैसे 2 हो गया। ठीक, इसके देखिए 2 ही गुणनखंड मिल रहे हैं। 3,
यह भी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, यानी कितने फैक्टर 2, और 4 नहीं होगा। 4 आपका 1 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, लेकिन आपका 2 से भी कट रहा है, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गए ना। जैसे ही 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वह किस में आ जाएगा, वह आपका भाज्य संख्या में आ जाएगा। यहाँ पर 4, ठीक। उसके बाद 5 की हम बात करते हैं तो 5 इसमें आएगा, फिर इसमें 6 आ जाएगा। 6 को भी देखिए, 6 यहाँ पर जैसे 6 है, 6 को काटेंगे आप, 1 से कटेगा, 6 से भी कटेगा, उसके अलावा 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो देखिए 2 से अधिक गुणनखंड आ गए, तो यह किससे क्या है, भाज्य संख्या। 2 4 6 8, ठीक, 9, इसमें 5 7 11, 9 कैसे, 9 आपका 2 से भी कटेगा, सॉरी 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, और उसके बाद 9 से भी कटेगा, ठीक। तो यह आपका कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। लेकिन 11 जो है, 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, तो यह अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को इतना अच्छे से समझ आया होगा, ठीक, जिनका गुणनखंड 2 हो, या फिर ऐसे लिख लीजिए, कन्फ्यूजन होगा तो जिनके 2 गुणनखंड हो, जिनके 2 गुणनखंड हो। कल हम लोग बात करेंगे इसके आगे की चीज़ें, जैसे सहभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक, वो बात करने के बाद जुड़वा सहभाज्य संख्या भी हम देखेंगे, फिर हम अपने चैप्टर पर आ जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ आया होगा। चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा। आपको मैंने नंबर पहले से दे रखा है 9580260994, ठीक। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।